दोस्तों शुरू करते हैं। राम को होश आ गया है। वो हैरान है। वो अपनी पलटी हुई कार को दुर्घटनाग्रस्त हुए देख रहा है। कार सड़क पर पलटी पड़ी है। छत नीचे की ओर, चारों टायर ऊपर की ओर। चारों पहियों में से एक टायर फटा हुआ है और क्षतिग्रस्त है। कार की बॉडी पर कुछ छेद हैं जो मुताबिक गोलियों की हैं। मुझसे तुमने मुझे कार का मेक और कलर बताया। अगर तुम ऐसी गलतियां करोगे तो मुसीबत होगी। ओ आई एम सॉरी। काल लाल रंग की कार, एम्बेसडर। क्या तुम्हें सपने में यही कार का नंबर नहीं देखा? कार का नंबर। राम सड़क पर पड़ा अपना हैट और काला चश्मा उठा रहा है। उस समय मुझे कार का नंबर दिखाई पड़ रहा है। और हाँ हाँ दिख रहा है, DDU 224। वेरी गुड, नंबर बताओ। वाहन को रजिस्ट्रेशन नंबर पहला अल्फ़ाबेट वाहन के पंजीकरण के स्थान को दर्शाता है। DDU का फर्स्ट अल्फ़ाबेट D है। इसका मतलब पंजीकरण फॉर दिल्ली में हुआ है। ये क्लू हमारे लिए महत्वपूर्ण है राधन। अब तुम अपनी आंखें खोल लो। अगर कार का नंबर ठीक है तो हम मालिक तक पहुंच सकते हैं, जो शायद उसी में से कोई हो जो हम तुम्हारे सपने में आता हो। यूं तो सपने में दिखने वाली किसी चीज़ का शिष्टों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि सपने में इंसान की नहीं, केवल इंसान के मस्तिष्क की अपनी मनगढ़ंत कल्पनाएं होती हैं, जिसका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं होता। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति कभी अपना या अपने परिजनों का शव अर्थी देखता है, लेकिन नींद खुलने के बाद इंसान को पता होता है कि वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। डी 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 डी। एक रास्ता मिला था, वो भी बंद हो गया। रास्ते और भी खुलेंगे, मगर खुली आंखों को बंद करने की बात। इस नंबर की कार हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 2 साल पहले बढ़ते पोल्यूशन के कारण 15 वर्ष पुराने वाहन को बेकार घोषित कर दिया, सड़क से हटा दिया और उन्हें कंडम करके के बाद रजिस्टर नंबरों के रिकॉर्ड क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे। सिर को सीट पर की पुष्प लगाओ और जहाँ तक सोचना बंद किया था वहाँ से फिर सोचना शुरू करो। अंधेरा, सड़क पर एक्सीडेंट से पलटी कार दिखाई पड़ रही है। कार नंबर आगे बताओ। राम अपना टॉप और काला चश्मा उठा रहा है। दूसरे ओर से टैक्सी आ रही है, उसकी हेडलाइट चमक रही है। राम उस टैक्सी की ओर देखता है। वो टैक्सी को रोकने के लिए आवाज़ लगाता है। टैक्सी। सड़क के आर पार का माहौल देखकर शायद तुम्हें पता लगे। किसी स्थान का दृश्य, शायद कोई सूचना बोर्ड लगाओ, कोई निशानी, कोई ऐसी चीज़ जो उस जगह की पहचान कराती हो। वहाँ बहुत सारे कबूतर उड़ रहे हैं, उनकी तादाद बहुत सारी है। शायद ये टैक्सी का शोर से उड़ गई। टैक्सी एक चौराहे की तरफ से आ रही थी। कबूतर, बहुत सारे कबूतर। ओह, रुको, आंखें खोलो। दिल्ली में एक ऐसी जगह है जो शायद 25 वर्षों में नहीं बदली, और कभी किसी समय यहाँ ऑफिसों में काम करने वाले के लोग लंच के समय लंच कबूतरों को डाल दिया करते थे। धीरे धीरे यहाँ कबूतरों जमावड़ा बढ़ने लगा।
और बेरोजगारों ने यहाँ कबूतरों को दाना बेचने का रोजगार शुरू कर दिया। दिल्ली गेट में स्थित यह कबूतरगाह, जहाँ सैकड़ों हजारों कबूतर रोजाना आकर दाना चुगते हैं। अगर ये यही जगह है जहाँ पर राम की कार को गोलियां चलाई गई थी, तो यह कार दुर्घटनाग्रस्त थी, तो संबंधित थाने में इस बात का एफआईआर दर्ज होगी। एक मिनट विवेक, रुको, क्या हुआ? इस कार को देखो, देखो इसकी बॉडी में गोलियों की कम्बिनेशन, गोलियों के निशान। और ये वही कार है, राम की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ओह, कार का नंबर भी वही है। कार का यहाँ होना इस बात का सबूत है कि मेरा सपना वास्तविकता से दूर नहीं है। ये कार कहाँ और कब से है? 26 साल से। आज तक कोई इसे क्लेम करने नहीं आया। अगर आता तो ये यहाँ होती, मगर क्या बात है, 26 साल पुराना रिकॉर्ड कहाँ से निकालना होगा, मुश्किल काम है। शुक्र है की शुक्र है कि हमें यहाँ ना की उम्मीद नहीं मिली। रिकॉर्ड ढूंढने की मेहनत तो हम कर ही लेंगे। और 6 घंटों के कोशिश के बाद फाइल मिल गई। इस फाइल के मुताबिक उस कार की दुर्घटना राम के माता पिता की मौत हो गई थी और राम कोमा में चला गया था। उसकी मौत 1 साल बाद हुई। हाँ, ऐसा ही ऐसे ही हुआ था। मेरे सपने में जब घर पहुंचा तो दरवाज़ा में उसके माँ बाप ने ही खोला था। और वो, इसका मतलब कि सिर्फ राम की ही नहीं बल्कि उसके माता पिता की मौत के जिम्मेवार भी वो तीन हत्याओं के दोषी हैं। बकवास मत करो, अभी साबित नहीं हुआ है कि तुमने हत्या की है या नहीं की। इस नंबर की कार का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस फाइल के मुताबिक ये बंगला है राम का। ये तो वही बंगला है जो मेरे सपने वाला। लेकिन इस बंगले में तो किसी की नेम प्लेट लगी है, वीरेंद्र हलमानी हलमानी, सी 1200, जनकपुरी, दिल्ली 58। मुझे यहाँ मंजली और अंजलि की होने की उम्मीद थी। शायद मंजली ने दूसरा शादी कर ली हो। अंदर चलकर पता करते हैं। और अंजलि अब 30 की उम्र को पार कर चुकी होगी। राम की पत्नी मंजली अब 50 की। और सेठ वीरेंद्र अलबानी, ये बंगला मैंने मंजली से खरीदा। ये बंगले की खरीदी ये कागज राम की मौत के ठीक 7 दिन बाद की हैं। ये कैसे मुमकिन है? मंजली अगले ही सप्ताह अपनी जायदाद बेच दी। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त मंजली और अंजलि कहाँ होंगी? मंजली के बारे में तो मुझे पता लगा था, वो पागल खाने में है। हाँ, ये मंजली ही है, लेकिन ये पागल खाने में। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ राम। आज अंजलि का बर्थडे है, तुम आज भी लेट हो गए। बोलो कब जाओगे? मुझे पता चला है कि डॉक्टर शशांक ने केस 25 वर्ष पहले ही पास है। और मंजली पागल खाने में वजह जान सकता हूँ? हाँ, इसके पति की मौत। मंजली की एक बेटी अंजलि, वो कहाँ पर है? अखबारों में पढ़ा था कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। उसका कोई पता नहीं चला। हमें थाने में जाकर ये पता करना चाहिए कि किडनैप कब और क्या हुआ था। और जल्दी,
ये किडनैप मिस्टर राम की मौत के ठीक तीसरे दिन हो गया था। और जो आज डीएसपी बन चुका है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि किडनैप के इस केस में आपने फिरौती मांगी की थी, उस और मांगने वाला कौन था? यानी यही तो हैरान नहीं है इंस्पेक्टर, इस केस में फिरौती नहीं मांगी गई थी, शायद इसलिए इस किडनैप कर का पता नहीं चल सके। बाद में यही मान लिया गया कि अंजलि की हत्या करने की लाश को ठिकाने लगा दिया गया है। फिर केस की फाइल बंद कर दी गई। लेकिन तुम इस गड़े मुर्दे क्यों काट रहे हो? क्योंकि एक केस इस वक्त दुनिया की अदालत में अनसुलझा रह गया है सर, और इस केस कुदरत की अदालत में आज तक अनसुलझा पड़ा है। इस केस को सॉल्व करना ज़रूरी है सर। मुझे शक है सर, फिरौती ले ली गई थी। क्या मतलब? 26 साल बाद तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि फिरौती ले ली गई थी? फिर तुम्हें ये कैसे पता लगा कि फिरौती किसने ली थी? शायद सेठ वीरेंद्र अल्मानी ने। क्या बकते हो? मैं जानता हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है सर। शायद वो फिरौती मिस्टर राम के बंगले के रूम में मंजली से हस्ताक्षर के रूप में ली गई थी है। तुमने उसके बाद भी मंजली उसकी बेटी लौटाई नहीं गई। वो पागल हो गई, शायद पागल कर दी गई। अंजलि अंजलि भी शायद इसलिए नहीं लौटाई गई क्योंकि अंजलि अपहरणकर्ताओं को पहचान चुकी थी और उन्हें जेल की हवा खिला सकती थी। तुम अनाप शनाप बके जा रहे हो। 26 साल बाद इन बातों का क्या औपचारिक गुल्फ? हम ये बातें साबित नहीं कर सकते ऐसा ही हुआ है या होगा सर। किसी भी अपराध की जड़ तभी कटती है जब अपराध उसके सजा का मिल जाए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अपराधी को सजा नहीं मिली, अपराधी की जड़ें नहीं कटी, और उन्हीं जड़ों को काटने के लिए निकला हूँ। मुझे अंजलि का किडनैपर्स तक पहुँचना है, क्योंकि वही लोग हैं जो मिस्टर राम और उसके माता पिता के हत्यारे हो सकते हैं, और इनकी हत्याओं के जिम्मेवार अतुल बंधन था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। मुझे अतुल बांधवन के का पता चाहिए सर। इसका मतलब राम की बगल में लेटी हुई लाश अतुल बागवान की थी, और इंस्पेक्टर विवेक राजन के साथ बाहर आ गया। अब अब देखो इंस्पेक्टर विवेक, साबित हो गया है कि सपने वास्तविकता से परे होते हैं। मैं शायद बार बार आने वाले सपनों के पीछे कोई बड़ा कारण है। किसी की आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। ओह, तुम्हारे पूर्व जन्म में ऐसा ही हुआ है। तुम्हारे हाथ तुम्हारे नहीं हैं, वे क्रिमिनल माइंडेड माइंडेड व्यक्ति के हाथ हैं। फिर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना। हकीकत को सामने लाने का क्या पता हकीकत क्या है? अब तुम कहाँ जा रहे हो? शायद मंजली की राहें, राम की कहानी, रूहें आए, और मासूम अंजलि की आए, जिन्हें हो सकता है कि मेरे नापाक हाथों मार डाले हो। रिलैक्स राजन, रिलैक्स। एक खुद को ये देख लो। ओह गॉड, ये तो मेरा घर है।
तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं राजन, अतुल का, तुम्हारा पूर्व जन्म का घर बोलो। लेकिन ध्यान रहे, अंदर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, तुम्हारे पूर्व जन्म की बात का पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें खुद उनका चेहरा नहीं दिखाना। तुम्हारी तस्वीर मैंने पुलिस रिकॉर्ड में देखी है, उससे और तुम्हारी मौजूदा शक्ल में कई अंतर हैं। सबसे बड़ा फर्क मूंछों का। तुम पिछले जन्म में मूंछ नहीं रखते थे, फिर भी तुम मु- मेरे पीछे रहना। दरवाज़ा खुला। क्या आप अतुल है के माता पिता हैं? जी हाँ। लेकिन आप कौन? अतुल के केस की फाइल बंद हो 25 वर्ष हो चुके हैं बेटा, आप पूछने क्यों आए हो? माँ बाप के में दिल से पूछते हैं तो वे जानते हैं कि उनका अतुल निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया है, उसकी हत्या की गई है। बूढ़े माँ बाप उनकी इकलौती सहारा छीनने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। उन्हें सजा भगवान देगा। ये एक माँ का श्राप है बेटा। मैं आपके बेटे की हत्यारे को सजा दिलाऊंगा माँ। जिन लोगों ने शक है आपके बेटे की हत्या की, ये वही लोग हैं हो सकते हैं जिन्होंने एक दोस्त की हत्या का इल्जाम लगाया, जैसे विद्रोह वीरेंद्र हरलमानी, डॉक्टर शशांक, इंस्पेक्टर अशोक यादव। प्लीज मुझे पूरी बात बताइए। मेरा बेटा अतुल उनका दोस्त राम और वे तीनों एक एनजीओ के कार्यरत थे। लोगों हमारे नाम से खुश होकर हमारी संस्था में खुलकर दान दिया करते थे। यह दान 5 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा था। मैं चाहता हूँ राम, हम अनाथ बच्चों के लिए देश भर में कोई न कोई अनाथालय बनवाएं। मैं खुद यही सोच रहा हूँ। और उस दिन राम अपनी बेटी अंजलि के साथ हमारे पास आया और 5 करोड़ की रकम लेकर उन तीनों की नीयत में खोट ऐसी शंका राम ने व्यक्त की। आखिर वही हुआ जो पूरे केस में कहीं भी 5 करोड़ रुपए का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ। हमने ना हमारे बेटा खोया, बल्कि उसके नाम पर लगे कत्ल का कलंक भी झेल रही है। ये कलंक धुलेगा और बहुत जल्दी धुलेगा। आज अ- अगर आज अतुल जिंदा होता तो बूढ़े माँ बाप इतनी लाचारी भरी जिंदगी न जी रहे होते। मौत को कुदरत का नियम है राजन। जब भी कोई मरता है तो उस कई रिश्तेदार नात करके ही मरता है। यहाँ आकर हम एक नई बात पता चली है। दरअसल तुम्हारा सपना जिस भी जिस राम का हत्यारा साबित करने की चेष्टा कर रहा था, वो खुद की हत्या हो जाने का संदेह है। यानी तुम्हारा यानी तुम्हारी राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म में माता पिता, ये संदेह है कि तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारी भी हत्या की गई थी और तुम्हारी मौत खुदकुशी साबित करने तुम्हें राम की हत्या का आरोप में फंसा दिया गया था। सारी कलियां एक दूसरे से जुड़ती चली गई जा रही हैं। इसका मतलब राम की कार पर गोलियां हलमानी, अशोक यादव और डॉक्टर शशांक ने चलाई थी। अंजलि को किडनैप किया और फिरौती में मंजली से साइन के लिए उसे 25 लाख रुपए की कीमत का बंगला उन्हें मिल गया।
अंजलि को ख़त्म कर दिया क्योंकि वह हत्यारा का भेद खोल सकती थी और मंजलि डॉक्टर शशांक के साथ मिलकर पागल करार दिया गया। कानून के रूप में सब घटनाएं पर पर्दा पड़ा रहा क्योंकि साथ दे रहे था इंस्पेक्टर अशोक। मगर ये बात गले से नहीं उतर रही कि 5 करोड़ का मालिक होते हुए भी लोगों ने 25 लाख का बंगले में अंजलि का अपहरण किया और राम को गोलियां चलाने वाले में मैं भी था या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। मैंने आत्महत्या की परिस्थितियों में उसका पता भी अभी नहीं चलेगा। खुद हमारे हत्यारे खुद बताएंगे। और कब? अब मैं ओह, ये गोली हमारी इन्वेस्टिगेशन में हत्यारे के दिलों में हुई खलबली को सिद्ध कर रही है। गोलियां चलाने वाले जो भी हैं हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। वो और वृद्ध के ऊपर गोलियां चला रहा था और हमारी जीप और वृद्ध के पार निकली तो दूसरी ओर से भी हम पर गोलियां चलाएगा और हमने जीप को और ब्रिज के नीचे छोड़ दिया क्योंकि हमें मेरी गोलियां नहीं, तू चाहिए। और पुलिस की 3rd डिग्री की मार के बाद उसने बक दिया कि उसे डीएसपी अशोक यादव ने भेजा। हमें 26 साल पहले हुए गुनाह की तफ्तीश करने देख डर गया होगा। हम उसे फंसवा सकते हैं। हलमानी, अशोक यादव और डॉक्टर शशांक, इस पूरी खूनी कहानी के सूत्रधार ये तीनों हैं। इस कहानी में तुम्हारा रोल क्या था, ये भी इन तीनों बता सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इनके गुनाहों को साबित करने के लिए भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तुम्हें एक संदेह जाहिर किया है कि राजन 5 करोड़ रुपए उसके पास थे, फिर वे 25 लाख रुपए के बंगले ने उन्हें अंजलि को किडनैप क्यों किया। हाँ, सपने में तुमने अंजलि को किस अवस्था में देखा था? वो नोटों की गड्डियाँ अपने पिताजी राम के ओर बढ़ रहा था। ओह यस, हो सकता है राजन, ये हो सकता है। क्या हो सकता है? पहले जीप में बैठो फिर समझाता हूँ। दरअसल रजनीति का किडनैप 25 लाख के बंगले के लिए नहीं बल्कि 5 करोड़ रुपए के लिए किया गया था। क्या मतलब? उसके 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए? राम की हत्या हुई तो 5 करोड़ रुपये के लिए, जिसका पता शायद अंजलि को। जब हत्या के बाद रुपये हत्यारा के हाथ नहीं लगे तो उन्हें अंजलि को किडनैप कर लिया ताकि वो और उसे रुपये की जानकारी ले सके। लेकिन मुझे लगता है कि रुपये तब भी उसके हाथ नहीं लगे। खोज कर उन्हें अंजलि का कत्ल कर दिया और लाश को वहीं दफना दिया। लाश का भेद न खुले इसलिए बंगले में भी फिरौती की रकम के रूप में अपने नाम करवा लिया। तुमने सपने में अंजलि रुपये नाम को राम को देती हुई दिखी, जो कि इस बात का सबूत है अंजलि भी राम को देना चाहती थी। हाँ, मेरा अनुमान है कि को लाश राम के बंगले में ही में हो सकती है। हेलो कंट्रोल रूम, मैं इंस्पेक्टर विवेक बोल रहा हूँ। मेरी कमिश्नर से तुरंत बात कराओ। और इंस्पेक्टर विवेक ने जीप सेठ हल्दानी के बंगले पर रोकी और कमिश्नर का विशेष परमिशन से आगे हल्दानी इंस्पेक्टर विवेक और बंगले की तलाशी लेने से नहीं रोक सका। हमने एक आदमी को पकड़ा है, उसे 10 पैकेट हीरोइन जब्त हुई है। उन्हें हमें खबर मिली है कि हलमानी को आपके लिए काम करता है।
हमें आपके बंगले की तलाशी लेनी है। इंस्पेक्टर विवेक ने तलाशी के लिए झूठ बोलना पड़ा। और अच्छी तरह से तलाशी करो, देखो शायद कोई तहखाना भी हो। सर, तलाशी में कुछ नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं कि तुम निर्दोष हो। बहुत जल्द ही तुम्हारी गर्दन में फांसी के फंदे पे झूलेगी। मुझे पता है कि अंजलि की लाश को तुमने इसी बंगले में दबाया है। और राजन, छोड़ो, ये क्या बकवास है। मैं तुम्हें वर्दी उतार दूंगा इंस्पेक्टर। चलो चलो यहाँ से। हेलो यादव, तुम्हें कहाँ कहा था कि उसे मत दफनाओ। अब अब उस वक्त मेरी एक न सुनी। अपनी और डॉक्टर शशांक की गर्दन फांसी के फंदे पर बचाना चाहते हो तो कौन यहाँ पहुँचो, और जल्दी। उस बंगले में उस लाश को रहना खतरनाक खाली नहीं है। शायद इंस्पेक्टर विवेक लाश ढूंढने के लिए कुत्ते की मदद, मगर जरूर मारे जाएंगे। निकालो। 5 करोड़ भी नहीं मिली और मुसीबत भी गले पड़ गई। अर्धवानी, इसमें जिम्मेवार तुम्हारी है। 5 करोड़ तो अतुल के कारण नहीं मिले। अंजलि ने रुपये के बारे में बता दिया। रुपये बरामदी होने के बाद भी अतुल को ही उन ठिकाने लगाने के लिए सौंप दिया था। इसलिए कमबख्त आत्मग्लानि का भूत चढ़ गया और उन रुपयों को पता बताना बगैर ही आत्महत्या कर ली। मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो राम का दोस्त है, उसे इस प्लानिंग में शामिल मत करो। तो अंजलि की भी हत्या के खिलाफ था। अंजलि को जिंदा छोड़ देते तो हमारी पहचान पुलिस को बता देती। उसे ख़त्म करना ज़रूरी था। लेकिन अब जो करना है जल्दी करो। लाश को अवशेष बचे होंगे, उन्हें जला दो और गटर में बहा दो। के बाद आज ये साबित हो जाएगा गुनाह सिर चढ़कर बोलता है। अपराधी को उसकी सजा मुकाम तक पहुंचा कर ही दम लेती है। सेठ रमानी, तलाशी के बहाने तो मैंने तुम्हें कोर्ट का एक टैपरिक ट्रांसमीटर छिपा दिया था। इसी से मुझे पता लगा कि तुम लोग अंजलि की लाश को ठिकाने लगाने वाले हो। तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मैं तुरंत यहाँ पहुँच गया। ओह, शैतानियत ने भी समय तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन आज कुदरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। बचो राजन, और तुम्हारे गुनाहों का सबूत तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हें यहाँ तभी बाहर निकालूंगा जब तुम्हारी आगे बयान करोगे। अलमानी ने बताया। हाँ हाँ, मैं गुनाह हम चारों में शामिल थे। हमारे अलावा अतुल वाद्य की कार में गोलियां चलानी थी, लेकिन अतुल अंजलि की हत्या में शामिल नहीं था। उसकी मौत के बाद अपने गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या कर ली थी। 5 करोड़ रुपये उसने कहीं छिपा दिया था। ओह, यही है वो 5 करोड़ रुपया। अतुल ने पुरानी लाइब्रेरी में इसे छिपा दिया था। इसका मतलब कि मैं भी हत्या में शामिल था। तुम कौन हो? अतुल ने अपने राजन के रूप में पैदा हुआ, वही अतुल जिसकी तुम्हें राम ने हत्या का आरोप लगाया था। तुम तीनों के साथ मुझे गिरफ्तार करना होगा इंस्पेक्टर विवेक, और गिरफ्तारी सिर्फ तुम ही होगे, क्योंकि अभी तुम्हारे खिलाफ इंस्पेक्टर के पास कोई सबूत नहीं है। कुदरत ने जब मुझे यहाँ पहुँचाया तो कोई सबूत भी पैदा कर देगा।
वो आंधली का कंकाल उस प्लास्टिक की छोटी सी पुड़िया कैसी है, और इसमें तो कागज बंद है। उस कागज के पुर्जे को पढ़ते ही सबूत मिल गया हत्यारे का। ये मरने से पहले अंजलि ने लिखा है कि तुम तीनों ने उसकी हत्या की है, जो फिलहाल उसे मरा समझकर छोड़ गए हैं। अगर इस समय इस रहस्य को बड़ी अक्लमंदी के साथ कागज पर लिखा और प्लास्टिक में लपेट कर निकल गई और जबकि उसकी लाश पोस्टमार्टम हो तो वह कागज के टुकड़े उनके हाथ लग जाए और फिर कोर्ट में अभियुक्त लमानी, डॉक्टर शशांक और यादव और अदालत फांसी की सजा सुनाती है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। राजन को बाइज्जत बरी करती है क्योंकि कत्ल का संबंध पूर्व जन्म में था। इसकी सजा हत्यारा को खुद को दे दी। ये अदालत इस जन्म में हुए गुनाह को कसूरवार इसे इस जन्म में नहीं मानती। कोर्ट का फैसला सही है। दरअसल ये कहानी तुम्हें हत्यारा सिद्ध करने के लिए पैदा नहीं, ये कहानी असली हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए तुम्हें सपने में पैदा हुई थी। एक और दर्दनाक खबर मिली। सर, पागल खाने में मंजली की मौत हो गई है। उसने के पास ये तस्वीर थी जो जिसे मैं लेके आया हूँ। ये राम की है तस्वीर है जिसे हमेशा अपने सीने से लगाई रखती थी। लेकिन इस तस्वीर को देखते ही तस्वीर विवेक संबंध में खड़ा रहा। ये तो हूँ मैं हूँ, यानी पिछले जन्म में राम और इस जन्म में विवेक। कुदरत का खेल निराले हैं। समाप्त दोस्तों।